हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो प्रोफेसर रही हैं, बहुत सारा सोशल वर्क किया है, विकलांगों के लिए काम किया है और आज 64 ईयर की एज में भी बहुत एक्टिव हैं। जहां लोग सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेंगे हमारे बच्चे करेंगे, और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई हैं और जिनका नाम है डॉक्टर इति तिवारी। तो हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर इति तिवारी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए हैं। और जैसा हमने सुना है कि आपकी शादी पढ़ते हुए हो गई थी और उसके बाद आपने और आपकी बेटी ने जो 12th का एग्जाम था वो एक साथ दिया था। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और फिर उसके बाद आपने बहुत सारी जर्नी आगे पूरी की, तो इसके बारे में कुछ दर्शकों को आप बताइएगा। हाँ, मेरी शादी 1974 में हुई और सन 73 में मैंने जब हाई स्कूल दिया, उसके बाद से ही हमें साइंस साइड के होने के कारण से फिजिक्स के एक टीचर आते थे, उन्हीं के साथ मेरी शादी हुई। और मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं बन पाए। लेकिन 74 में मेरी शादी हो गई और उस समय मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो फर्स्ट ईयर में जब थी, तो जब शादी हो गई तो नेचुरली उसके बाद हमारे 2 बच्चे हो गए और मेरी बेटी हो गई और मेरा एक बेटा हो गया। उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, बट बड़ा मुश्किल था। 1 साल का अंतर था दोनों बच्चों में, तो इसलिए बड़ी परेशानी हुई। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाने लगे तो उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि हम साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो ये सोचते सोचते हम जब लड़की हमारी 12th का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उस समय मैं उसको बायोलॉजी पढ़ा रही थी। उस समय मैं जबकि नहीं पढ़ रही थी, लेकिन मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी। उसी समय हमारी बेटी ने कहा कि आप एक अच्छी टीचर हैं, एक अच्छी माँ हैं, तो आप आगे की शिक्षा क्यों नहीं लेती हैं। तो हमने उसके ऐसा लगा कि उसने जो मेरी मन की बात है वो कह दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने देर न करते हुए ये निर्णय तुरंत ले लिया कि मैं भी इसके साथ इंटर का एग्ज़ाम दूंगी। और मैंने अपने फादर को फ़ोन करके प्राइवेट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड से दिया। दोनों ही सन 92 में, शादी के 19-20 साल बाद मैंने ये रिस्क लिया। इसमें हमारे बच्चों का बड़ा अच्छा रोल था। उन्होंने हमें पढ़ना लिखना काफ़ी तेज़ी से सिखाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप जहाँ तक भी पढ़ना चाहती हैं, हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने 92 में हमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और हमारी बेटी जो अब डॉक्टर मनीषा तिवारी डॉक्टर है, उसने सीबीएसई बोर्ड से दिया। तो उस समय परसेंटेज तो बहुत कम, बहुत अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे आगे और भी पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट सब कर लिया। उसके बाद करने के बाद मुझे वो, अब होता है ना कि किसी की प्रेरणा साथ में रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरे फादर का रहा है। मेरे फादर ने हमेशा कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही इसको कभी भी किसी एज में पढ़ा जा सकता है। तो मैंने उनकी बात को रखते हुए आगे की पढ़ाई जो शुरू किया था 92 में, वो पढ़ाई आज तक भी मेरे पास जारी है। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी उम्र क्या है और आगे मैं कर पाऊँगी। नेगेटिव सोच मैंने बहुत दूर छोड़ दिया है और मैं सकारात्मक सोच लेकर आगे जाना चाहती हूँ। और जब तक रहूँगी तब तक काम करती रहूँगी, पीएचडी के स्टूडेंट लेती रहूँगी, करवाती रहूँगी। मैंने राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रही। हमारे साथ कई बच्चे एमफिल किए, उसके बाद पीएचडी भी किया और वहाँ से मैं रिटायरमेंट होने के बाद आज भी काम कर रही हूँ। तो जैसा आपने सुना, मैम ने बताया कि उन्होंने और उनकी बेटी डॉक्टर मनीषा ने एक साथ एग्ज़ाम दिया। और मैम आगे आप बताइएगा कि आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपने पीएचडी भी की और आपके 2 बच्चे थे उस टाइम।
जी। और आपने जैसे बताया था एक बार कि आप उनके दोनों का गैप भी 1 साल का था। जी, तो बिल्कुल। 2 बच्चों को एक साथ संभालना, जहाँ एक हम देखते हैं काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं और वो हाउस वाइफ हैं आजकल, और वो कहती हैं अब बच्चों के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। तो आपने तो एक नई जर्नी स्टार्ट की, उन 2 बच्चों को संभालना, फिर अपनी पढ़ाई करना, फिर घर को संभालना, तो ये कैसे आप मैनेज करती थी? यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि उस समय 2 नहीं, मेरे बल्कि तीसरा बेटा भी था, वो अच्छा, भी 3 डॉक्टर बच्चे था। हो गए। 3 बच्चे हो गए थे मेरे। तो 25 साल की उम्र में मेरे तीनों बच्चे हो गए थे, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। देखते हैं आमतौर पे बच्चे शैतान होते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे बच्चे बिल्कुल अलग थे। उन्हें किसी चीज़ का, खाली पढ़ाई लिखाई से उनसे मतलब था, और ज़्यादा शैतानी या वो बहुत देखभाल करना, मैं नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप बड़े बच्चे को अच्छी तरह से समझा देते, ऑटोमेटिकली बच्चा दूसरे बच्चे को भी सिखाता है और अपनी तरह करता है। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि बच्चों के रहने से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उससे हमें आगे बढ़ने में, उनकी हर बातें सुनने में, उनसे हर चीज़ सीखने में मुझे काफ़ी मदद चलिए, आपके बच्चों ने भी आपको काफ़ी मिली, सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट। अच्छा, हमने सुना है कि आपने करीब करीब 10 किताबें लिखी हैं। जी। तो किताबें लिखने का कैसे प्रेरणा आपको मिली? किताबें लिखने का ऐसा है कि मैं जब पढ़ नहीं रही थी, उस समय छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करती थी। हाँ, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह से कागज वेस्ट कर रही हूँ और कहीं प्रचार नहीं हो रहा है इसका, तो हर विषय पे मेरे को रुचि है, तो मैं क्यों ना एक किताब के रूप में उसको दूँ। पहले फील्ड में आया, मैं विकलांग यूनिवर्सिटी में जब थी, तो मैंने हर तरह के विकलांग बच्चों को देखा और उनको सुना, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना। कुछ लोगों की धारणा होती है कि विकलांग बच्चे और बच्चों की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल नहीं, विकलांगता ईश्वर की देन है। इसको मानकर अगर चले, तो एक तरफ जहाँ ईश्वर कुछ लेता है तो उसके बदले में कुछ देता भी है। आम बच्चों से ज़्यादा उनकी आत्मविश्वास होता है, उनमें क्वालिटी होती है, उनमें ज्ञान होता है। अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा मन लगता है। जैसे कोई बच्चा विकलांग है, तो उसमें गाने का शौक़ होगा, मूर्ति बनाने का शौक़ होगा, पेंटिंग का होगा। इसमें जो आम बच्चों में की तुलना में ज़्यादा अधिक अच्छे होंगे वो। तो इस तरह से मैंने उनसे कुछ लिखी। तो एक किताब पहले जब मैं विकलांग यूनिवर्सिटी में थी, तो उस समय विकलांगता के ऊपर हमने एक किताब लिखी। दूसरी किताब हमने समाज में रहते हुए हम समाज के बारे में जाने, उनका क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे हमें क्या देन मिल रही है, उस बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने समाज और नारी और समाज लिखा, दूसरी किताब। तीसरी किताब हमने लिखा है युवाओं के लिए। हमने कोई भी वर्ग को छोड़ा नहीं, शिशु से लेकर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और जो यंग जनरेशन है, युवा अवस्था, उसके बारे में भी लिखा। तो इस तरह से लिखते चले गए और कुछ अंदाज नहीं हुआ कि अब किसके बारे में लिखा जाए। यहाँ तक कि मैंने जानवरों के बारे में भी नहीं छोड़ा। जो एक जानवर मैंने पाला हुआ था, तो उसकी एक्टिविटी देखकर हमने उसके बारे में भी लिखा। तो इस तरह से मैंने हर फील्ड में काम किया। कुछ समय तक मैंने फैमिली कोर्ट में रहने के बाद हमें पता चला कि हमें महिलाओं पर कैसे रहना चाहिए, क्या उनके अधिकार है, उनके बारे में जानने का, ये सब के बारे में भी हम फैमिली में कोर्ट में रहते हुए काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ लिखा भी उनके बारे में। तो कुल मिला के आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी अच्छी रही और सुखद रही, और आगे भी जो बचा कुछ लाइफ जो बचा है, मैंने कहा सोचा है कि बुजुर्गों के लिए मुझे करने का बहुत है, कि उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। एक और होता है कि जैसे जब लोग रिटायर हो जाते हैं, कोई भी 60 साल के बाद वो सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब जो भी करेंगे वो बच्चे करेंगे। लेकिन आपकी एज है वो 64 साल हो चुकी है, और आज भी आप बहुत एक्टिव हैं और अभी भी कुछ करना चाहती हैं। जैसे अभी बता रहे हैं हम बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हैं। और आज मैं किताब पढ़ रहा था, इकिगाई, बहुत अच्छी किताब है। उसमें ऐसे लोगों की कहानी है, कुछ
जो 100, 110, 115, 122 साल तक जिए हैं, तो वो भी कुछ न कुछ करते रहे हैं। तो मैम आप बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं और आप ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो लोग सोचते हैं समाज से हम, जब बहुत सारे बुजुर्ग या तो नीरस भरी जिंदगी जीते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं या समाज में उनकी उपयोगिता उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। पहले ये कहना चाहूँगी, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप एक अच्छे हैं, हमेशा अपने को अच्छा मानकर चलिए, खुश रहिए। अगर आप किसी को खुश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश होना पड़ेगा। आप जब खुश होंगी तभी किसी को खुशी दे पाएंगी। तो इसलिए मैंने कभी नेगेटिव सोच नहीं रखी, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखी। एग्जामिनेशन हो या कोई भी परेशानी का कारण हो या कठिनाइयाँ हो या कोई हमारी आपदा विपदा कभी भी पड़ी हो, तो मैंने अपने बैलेंस नहीं बिगाड़ा। मैंने अपने बैलेंस को जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं उसी स्थान पर रखा और एक हिम्मत के साथ सारे काम को किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि दुख और सुख दोनों ही एक पहिया की तरह हैं, कभी आता है जाता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और रिज़ल्ट की प्रतीक्षा करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि आपने जब मेहनत की है तो रिज़ल्ट अच्छा ही निकलेगा। जैसे आप हंसते रहेंगे तो दूसरों को भी हंस कर बात करना सिखाएंगे। जीवन में किसके पास परेशानी नहीं है, किसके पास कठिनाइयाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी को हार मान कर बैठ जाएं और कुछ काम ही ना करें। मेरा ये थिंकिंग नहीं है, मेरा अपना सोचना है। जब तक रहेंगे खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी देंगे और दूसरों को भी जिंदा रहने की तरकीब बताते रहें। हमारे यहाँ जैसे 60 साल के बाद एक शब्द होता है रिटायरमेंट, वहीं जापान में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। वहाँ कभी लोग रिटायर ही नहीं होते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। और जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्रदराज लोग रहते हैं। मैडम का कहना का मतलब है कि आप ज़िंदगी भर काम करते रहें, कभी रिटायर ना हो, खुश रहें और आप अपनी समाज में लोगों की उपयोगिता बनी रहे, इसलिए कुछ न कुछ करते रहें। तो आपका कहने का यही मतलब है? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कभी दूसरे तरह की ये परेशानी नहीं होगी। जैसे बहुत लोग होते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की क्षमता भी वही दिला। विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा आप ये सोचें कि हम कुछ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे साथ रहने वाले बच्चे और भी लोगों को भी अच्छा रहेगा कि मैं अधिक उम्र की हूँ तो मेरे लिए उनको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, हम खुद ही कर लेंगे। और मेरा अपना सोचना है कि मैं जब तक रहूँ इसी तरह एक्टिव बनी रहूँ। एक और आपकी पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो सवाल है कि आप बंगाल से हैं, बंगाली फैमिली से हैं, और आपने जो शादी की थी वो लव मैरिज की थी। तो जब आपने शादी की थी मुझे लगता है 40-45 साल हो गए होंगे। हाँ 45 साल से ऊपर 45 साल हो गए हैं जी। तो उस टाइम में लव मैरिज लोग सोचना भी बड़ा मुश्किल होता था। तब क्या परिवार में कुछ विद्रोह हुआ कि नहीं, कि आपने कैसे सोच लिया? नहीं, मेरे दिमाग में तो उस समय ये बात नहीं आई थी, क्योंकि जो हमें पढ़ाते थे फिजिक्स वही आज हमारे पति हैं, डॉक्टर इमली तिवारी सर। तो मैं हमेशा उनको इस नज़र से कभी नहीं देखा कि मेरी शादी इनसे होगी। एक टीचर होने के लिए मैं आज भी उनका उतना ही सम्मान करती हूँ जितना पहले करती थी, क्योंकि वो मेरे चाहे पति हों लेकिन थे तो गुरु ही। तो इसीलिए मैं उनका सम्मान आज भी करती हूँ। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनसे शादी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। अगर परिवार वालों से इन्होंने कहा तो परिवार वालों ने कोई विद्रोह नहीं किया। काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो उस समय पीएचडी कर रहे थे, तो इसलिए हमारे फैमिली में कुछ इस तरह का विद्रोह नहीं हुआ। अब जो आम लोग संघर्ष करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ा? नहीं, मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ा, बल्कि यही नहीं, हमारे मायके में ही नहीं, ससुराल में भी मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि सभी शायद
मेरे व्यवहार से संतुष्ट थे और वो चाहते थे कि यही लड़की इस घर को अच्छी तरह से संभाल पाएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगा बिल्कुल। कि जो मुझे पता है कि बहुत सारे, देखिए हमारी ज़िंदगी में सभी को कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है और जनरली लोग क्या है उस परेशानी को लेके उसी को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। हम आपको बहुत सारी समस्याएं बीच में ज़िंदगी से जुड़ी हुई, लेकिन हमने कभी आपको निराश होते हुए नहीं देखा, कभी हताश नहीं देखा, उस दुख को कभी आपने बयान नहीं किया, हमेशा खुश रहती हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। अपने को खुश रखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, चुनना आपको है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहती। और उदास चेहरा किसी को जनरली पसंद नहीं आता। हंसते हुए जाइए, हंस के बात करिए, देखिए आंसर भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि मैं अगर हंस के बोल दूंगी तो शायद हमारा पॉकेट से पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि उसके चेहरे में मुस्कान जरूर आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा हंस कर ही बात करना पसंद करती हूँ। और दुखी रहना मेरे लिए ठीक नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। दुख सुख तो आते रहते हैं, वो तो मुझे ही काटना है, तो इसलिए हंस के ही काट दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना सारा समय दिया हमारे चैनल के लिए। और अब हम उस शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जिसकी ये प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो आज वो भी हमारे साथ हैं, तो हम बुलाएंगे डॉक्टर मनीषा तिवारी जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। तो बहुत सारे माँ बाप की प्रेरणा बच्चे होते हैं, लेकिन आप अपनी माँ की खुद प्रेरणा बनी कि आपके दिमाग में कैसे आया, हमारी बेटी है वो तो कुछ भी नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बात कहना और फिर माँ को बताना कि आप भी पढ़ सकती हैं, तो ये कैसे दिमाग में आपके आ गया? ये मम्मी हमें बायोलॉजी पढ़ाती थी, तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। तो ये चीज़ देख के कि मम्मी जिस तरह से अच्छा पढ़ाती हैं, 11th इन्होंने छोड़ दिया था शादी के चक्कर में, तो फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मम्मी पढ़ाई आगे क्यों नहीं कंटिन्यू करती हैं। और फिर यही चीज़ मैंने इनको बोला और इनको ये बात अच्छी लगी। इनके दिमाग में थी ये बात कि मुझे आगे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वही उसी से जर्नी शुरू हो गई बस। मतलब जब उन्होंने शुरू कर दिया फिर रुकी ही नहीं। रुकी नहीं। तो उनकी सफलता में आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरे साथ ही उन्होंने इंटर दिया था और अब मुझसे भी ज़्यादा आगे है। आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। तो एक आपको प्राउड भी फील होता है कि उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा कई बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और आपने जैसे अपनी मम्मी को प्रेरित किया कि अब वो पढ़ें, और वो बच्चे बहुत सारे होते हैं जो कई बार अपनी माँ बाप का इज्जत भी नहीं करते अगर उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? ये तो हर बच्चे के अपने उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि बच्चे अपनी इज्जत नहीं करते माँ बाप की। बट हाँ, अगर ऐसा है तो ये गलत बात है, और अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो या उनमें जो भी कमी है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि उस चीज़ का मजाक बनाया जाए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती है। तो बस यही मेन चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।